हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने यूपीएससी प्रीलिम 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था जीएस पेपर 1 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आपने वो कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे अटेम्प्ट किया है और कैसे ऑप्शंस को भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमने नोट डाउन किया है। तो कैसे हम इसके नोट्स भी बनाएं और रिवाइज़ कैसे करें। तो कल का एक क्वेश्चन है, उसमें एक करेक्शन है, वो भी करेंगे पहले, और उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो करेक्शन है उसमें पहले देखते कि क्या करेक्शन है और आंसर क्या है वो। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया है आइसोथर्मल मैप के बारे में, जो मंथ ऑफ जनवरी के टाइम पे उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट सही है। उसमें हमने जो ये आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये सही स्टेटमेंट है। और ये जो हमने जो सिनारियो जो दिया हुआ है ये विंटर के टाइम का नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमने रॉन्ग किया था, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यूपीएससी ने भी इसका आंसर जो है वो 1 ओनली दिया है। तो आज हम देखते हैं जो क्वेश्चन 10 हमने किए थे, आप एक बार उनको रिवाइज़ कर लीजिए। कल का वीडियो आप देखिए, अच्छे से उनको रिवाइज़ करके आइए और उसके बाद आप ये वीडियो देखना, तो आपको एक कंटिन्यूटी फील होगा और आगे के क्वेश्चन भी हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आपको आइडिया भी आया होगा जो हमने कल के वीडियो में उनको सॉल्व करते वक्त सबको ये थोड़ा थोड़ा बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होता है, हाँ, और उसमें ऑप्शन जो दिए है उसमें जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट मतलब कौन सा एयरपोर्ट है, दोनियो पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये तीन में से कौन से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 के बेसिस पे आए थे। तो इसको ईटानगर और मोपा और शिवमोगा में ऑलरेडी ये जो है एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू है। तो इसमें कौन से जो है एयरपोर्ट्स उसके अंडर कवर होते हैं। तो उसमें दोनियो पोलो एयरपोर्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये होलंगी में पड़ता है, ये है। और सेकंड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी है, उसमें यूपी में है ये। तो हम देखते हैं कि ये विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इसमें कवर नहीं होता है। और उसमें टोटल जो है वो 21 है और 11 जो है वो ऑपरेशनल है। उसमें कौन सा 11 में कौन से आते हैं, तो दुर्गापुर, शिरडी, कन्नौर, कलबुर्गी, पैक्यांग, ओवरकल, सिंधुदुर्ग एंड कुशीनगर। तो इसमें विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा वो नहीं है, वो देखना ज़रा आप। और इसके बारे में थोड़ा सा ये पॉलिसी जो है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़िए। ये मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है ताकि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कर सकें, क्योंकि बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको खुद से ही पढ़नी है। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और जो मेन जो की वर्ड है उसमें क्या क्या है वो देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आप पढ़िए इसको, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में दिया है कि इसमें कीवर्ड क्या है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको मार्क करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, ओके। और सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ परसेंटेज, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स।
तो हम देखेंगे कि वाटर वेपर क्या होता है। ये तो वाटर वेपर जो होता है वो एक तरह का गैस ही होता है। वो जो जैसे जैसे वो अल्टीट्यूड बढ़ेगी तो वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है उसमें दिया है कि इस परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स। तो आप सोचिए ज़रा कि इसका परसेंटेज मैक्सिमम कैसे होगा पोल पे। पोल पे तो हो नहीं सकता मैक्सिमम, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो कैसे फॉर्म होता है। जैसे सनलाइट आती है, वाटर के सरफेस पे पड़ती है, वो वेपराइजेशन चालू होता है। तो इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट आएगी तो इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, ना कि पोल्स पे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसको उन्होंने गलत दिया है। यहाँ पे जो है ये इसका सही आंसर हो, इसका सही स्टेटमेंट ऐसा होगा कि इट्स परसेंटेज इज मिनिमम एट पोल्स एंड मैक्सिमम एट इक्वेटर। तो इसका आंसर जो है वो स्टेटमेंट 1 है, वो सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इज लो। Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter. What is this type of climate? ओके, तो इसमें दिया है कि क्लाइमेट जो है उसका जो डेफिनेशन और उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कौन सी मतलब कौन सा टाइप का जो क्लाइमेट है उसमें ये 3 स्टेटमेंट उसको कवर करते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए में दिया है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ऑप्शन बी में दिया है चाइना टाइप क्लाइमेट, ऑप्शन सी में दिया है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ऑप्शन डी में दिया है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो हमने ये चाइना टाइप क्लाइमेट है उसको ज्योग्राफी में देखा नहीं है, तो इसको तो पहले हम एलिमिनेट करेंगे। और जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वो जो होता है वो इक्वेटर के जो एरिया होता है वहाँ पे होता है, और उसकी कंडीशंस क्या है वो, और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसकी कंडीशंस क्या है ये देखना पड़ेगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे उससे मैच होता है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर और जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये लो रहता है इसमें, ये क्लाइमेट में। तो ये क्लाइमेट कौन सा होना चाहिए, तो ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। कौन सा? मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो इसमें और क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या है इसमें, तो प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, इसमें पूरे साल भर प्रेसिपिटेशन होता है। और प्रेसिपिटेशन की जो रेंज है वो 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो अभी ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है वो और कहाँ कहाँ होता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप में है, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया में है, साउथर्न ऑफ चिली में है, साउथ ईस्टर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, एंड न्यूजीलैंड में भी है। और विंटर में इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। तो हमने ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 3 स्टेटमेंट में है, वो देखिए हमने। और ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट कहाँ कहाँ होता है वो भी हमने देख लिया। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। तो हाँ, और एक चीज़ आपको बतानी है, ये क्लाइमेट जो है क्लाइमेट टॉपिक, तो इस बार के यूपीएससी प्रीलिम 2026 में अंडमान और निकोबार के क्लाइमेट के बारे में पूछा है। तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी हम आने वाले समय में करेंगे ही। तो मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू कोरिलेस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें जो कीवर्ड है, इसमें जो स्टेटमेंट में कीवर्ड है वो कोरिलेस फोर्स है। तो उसके बेसिस पे स्टेटमेंट दी है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वाइंड वेलोसिटी, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। ओके, अभी ये कोरिलेस फोर्स होता क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है, मतलब कि कोरिलेस फोर्स कैसे फॉर्म होता है, तो द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ वाइंड, दिस फोर्स इज कोरिलेस फोर्स। तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो जो वाइंड का डायरेक्शन है वो उसको अफेक्ट करता है, तो वो कोरिलेस फोर्स
फॉर्म होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि ये इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, जैसे कि इसकी वाइंड वेलोसिटी बढ़ेगी, कोरिलेस फोर्स भी बढ़ेगा। ये डायरेक्ट रिलेशन उसमें वेलोसिटी और वाइंड वेलोसिटी और कोरिलेस फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। हाँ, तो देखिए ये हमारी अर्थ है, तो ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, तो वहाँ पे कोरिलेस फोर्स लगभग 0 ही होगा और पोल्स के यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई आप जो स्पेरिकल, आपके पास कोई स्पेरिकल मटेरियल होगा तो वो भी देख लीजिए, आप उसको स्पिन करके देखिए, तो पोल्स जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे उसका जो फोर्स है कोरिलेस फोर्स वो मैक्सिमम होगा, और जो इक्वेटर पे है वो एब्सेंट होगा, मतलब 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसके जो ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन में है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 एंड नॉर 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो ये कोरिलेस फोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा अभी पढ़ना है। तो इसका ये भी देखते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन की ओर होता है। और कोरिलेस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये डायरेक्ट रिलेशन उसमें होता है। तो जैसे कि कोई भी वाइंड आती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो वो राइट डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट होगी, और साउथर्न हेमिस्फीयर में कोई भी वाइंड आएगी तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। ये कोरिलेस फोर्स के बारे में दिया है, इसको भी आपको पढ़ना है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, ऑन 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। अभी ये फिनोमेना है कौन सा, इसको सोल्स्टिस को हम ये कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सन की जो मैक्सिमम जो रेज है वो जो है वो इक्वेटर पे ना पड़ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है और आर्कटिक सर्कल पे पड़ती है। क्योंकि जून 21 को क्या होता है, जून 21 को हमें ये देखना है कि समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ये जो फेनोमेना है वो कैसे होता है और क्या होता है। तो ये जो 21 जून को है वो समर सोल्स्टाइस होता है, जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ को लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और शॉर्टेस्ट डे होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। और इक्वेटर 12 आवर सनलाइट होती है इक्वेटर पे, और नॉर्थ पोल टिल्ट मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे जो नॉर्थ पोल जो है अर्थ का वो मैक्सिमम लेवल पे टिल्ट करके होता है, टिल्ट हुआ होता है। तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल पे ज़्यादा होती है, इसीलिए 12 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे सनलाइट होती है। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या क्या है। ए ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 एंड 4, ऑप्शन डी 2 एंड 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? तो एक यहाँ पे ना ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए अमेजोन बेसिन, ऑप्शन बी कॉन्गो बेसिन, ऑप्शन सी किकोरी बेसिन, ऑप्शन डी रियो दे ला प्लाटा बेसिन। तो एक वहाँ एक रीजन दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, उस रीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि वहाँ कार्बन एमिशन कैसे होता है, और वो जो वहाँ की जो कंडीशन है उसके बारे में दिया है जो ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन होगा कॉन्गो बेसिन। ये एक अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट इसका जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, और एंडेंजर्ड में इसके जो एनिमल है वो चिंपांजी एंड वाइट
बिलेड पेंगोलिन आता है। तो ये कभी कभी यूपीएससी ये भी पूछता है कि इनका IUCN स्टेटस क्या है, या अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उसका। तो इसीलिए मैंने इसको ये नोट डाउन करके रखा है कि ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर कहीं कभी पूछेगा तो आपको ये याद रहेगा। तो ये कॉन्गो बेसिन की इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या क्या है, तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है। तो ये पीटलैंड क्या होता है, पीठभूमि है, ठीक है। और यहाँ से होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा है और इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली ग्लोबल क्लाइमेट पे होता है, उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो ये रीजन कॉन्गो बेसिन है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, विथ रेफरेंस टू परफ्लूरोक्सिल and polyfluoroalkyl substances PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statement। अभी ये जो PFAS जो है तो ये कीवर्ड है। तो PFAS मतलब क्या, सब्सटेंसेस उसमें कौन से, तो परफ्लूरोल्किल एंड पॉलीफ्लोरोअल्किल, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies। यानी ठीक है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो हम देखते हैं कि ये PFAS क्या है, इसके सब्सटेंस क्या है। तो पहला जो स्टेटमेंट है तो ये सही है, क्योंकि ये ज़्यादातर ड्रिंकिंग वाटर, फूड और फूड पैकेजिंग मटेरियल में होता है और ये इजीली डिग्रेडेड नहीं है एनवायरनमेंट में। और इसका एक इशू भी चल रहा है, जो अभी करंटली एक इंडिया में एक कंपनी है जो कोकन रीजन में ये PFAS के इसका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये कंपनी इसके प्रोडक्शन के बारे में प्लांट सेटअप करने वाली है। तो ये थोड़ा सा देखिए आप, ये थोड़ा न्यूज़ में है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। अभी ये बायो एक्यूमुलेशन टर्म क्या है, तो ये होता है कि जैसे फूड चेन में ये जो है वो बढ़ता रहता है, मतलब एनिमल बॉडीज़ में ये बढ़ता रहता है, ये एक्यूमुलेट होता है, तो इसलिए ये डेंजरस है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग अबो आर करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों सही है। तो ये ऐसे PFAS के बारे में दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ, तो इसमें क्या दिया है, पैरासिटोइड स्पेसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि 5 स्पेसीज दी है, उसमें जो हमको देखना है कि कौन सा जो स्पेसीज है उसमें जो पैरासिटोइड स्पेसीज है वो पाई जाती है। तो पहला तो ऑप्शन है वो है कैराबिड बीटल्स, दूसरा कांतर सेंटीपिड्स, तीसरा मक्खियाँ, चौथा दीमक मतलब फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, चौथा टर्माइट्स मतलब दीमक, और 5 है वैट्स मतलब बर, जिसको मराठी लैंग्वेज में कहते हैं गांधील माशी। और ये वैट्स भी जो है ये POIP में पूछा गया है, तो ये इस बार इस ऑप्शन में आया है। तो हम देखते हैं कि कैराबाइड बीटल्स में क्या है, वो भूंगा, मराठी में उसको भूंगा कहते हैं, एंड वर्म गोर्डियन वर्म, ओके। तो सेंटीपिड शतपथ होता है, मतलब घून होती है, उसको दोनों साइड पे ज़्यादा पैर होते हैं, वो एनेलिडा में आता है, और गोम बोल सकते इसको मराठी में। फ्लाइज माशी, टर्माइट्स वाळवी, तर टॅचिनेट फ्लाइज, ठीक आहे। तर
पॅरासिटॉइड स्पेसीज म्हणजे काय? an organism that has a young that develop on or within the another organism, the host, eventually killing it, both predators and parasites. तो पैरासिटोइड स्पेसीज, इसको ऐसे सिमिलर कर सकते हैं कि जो पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों के इसमें अपना जीवन बिताते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ऐसा सिमिलर करके हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी स्पेसीज़ है? तो ये जो एक नंबर में दिया है कैराबेट बीटल्स, ये है, फ्लाइज है और वैस्प है। तो इसमें ऑप्शन है ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, ओनली 3, वो भी वैस्प है, फ्लाइज है, कैराबेट बीटल्स है। तो आपको ये याद रखना है कि पैरासिटोइड स्पेसीज में वैस्प आता है, फ्लाइज आती है, कैराबेट बीटल्स आती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली। ओके, तो पी फैमिली में कौन से जो है उसमें वो हमको बताना है। पी फैमिली मतलब क्या? पी फैमिली मतलब मटर कुल फैमिली। उसमें क्या है? तो एक नंबर पे ग्राउंड नट है, 2 नंबर पे हॉर्स ग्राम है, 3 नंबर पे सोयाबीन है। तो पहले तो ग्राउंड नट मतलब भुईमुंग शेंग कहते हैं इसको मराठी में। ओनली नट ग्रोथ बिलो द अर्थ। और ये जो ग्राउंड नट है, ये ओनली नट ऐसा है जो बिलो द ग्राउंड मतलब ये सॉइल के अंदर आता है। और हाउस ग्राम कुलित हुलगा इसको कहते हैं। तो ये पी फैमिली जो है ये क्या है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इंक्लूड पीज, बीन्स एंड अदर लीग्यूम्स। तो इसमें ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो पी फैमिली के मेंबर, पी फैमिली में कौन कौन आता है? तो ग्राउंड नट भी आता है, हॉर्स ग्राम आता है, सोयाबीन आता है। पी फैमिली में ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, ये तीनों आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये यूपीएससी ने ड्रॉप किया था। तो फिर भी हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसमें और इसको ड्रॉप क्यों किया है। तो ये तो क्वेश्चन है वो एक इसके बारे में है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज़ प्लेस अंडर वर्मेन इन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो सबको ये पता होगा, अगर नहीं पता हो तो आप एनवायरनमेंट में इसको पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहले इसमें 6 शेड्यूल होते थे, अभी इसको अमेंडमेंट करके 4 शेड्यूल में डिवाइड किया है। तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें वो रेड लिस्ट होती है, उसका IUCN स्टेटस होता है स्पेसीज का। और वो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो फ्रूट्स खाता है, फीडिंग ऑन द जूस पे रहता है। लेकिन यूपीएससी ने इसको कैंसिल किया है, ड्रॉप किया है क्वेश्चन को। फिर भी हम देखेंगे कि ये क्या है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स मतलब इसको मराठी में वटवागुड़ कहते हैं। जो फ्लाइंग फॉक्स मतलब वो उड़ता है। तो ऑप्शन देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ड्रॉप किया गया क्वेश्चन है। लेकिन आने वाले समय में हमको ये स्पेसीज के बारे में थोड़ा पढ़ना है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। और ये जो इसमें दिया है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का, इसको पढ़ना है। वन ऑफ द बिगेस्ट बैट इन द वर्ल्ड, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, हेल्प्स इन सीड डिस्पर्शन एंड पॉलिनेशन। तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दी है शॉर्ट नोट में, वो देख लीजिए आप। अभी हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन को आप पढ़िए ज़रा, आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ। हाँ, तो हमारे अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं
11 to 20। आज हम और 5 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम आज का टॉपिक, आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट करके सॉरी आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट करके इस वीडियो को यहीं तक सीमित करेंगे और कल आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? द ऑर्गेनिजम्स सिरकाड़ा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी रेप्टाइल्स। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे दिया है। ये यूपीएससी ऐसे करता है कि कुछ क्वेश्चंस है वो बड़े बड़े स्टेटमेंट देता है, जैसे कि आधा आधा पेज उसमें कवर होता है, आधे से आधा 1/4 कवर होता है। और ये क्वेश्चन देखो एक 1 लाइनर में क्वेश्चन है और ऑप्शन भी 1 वर्ड में दिए है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये सिकाड़ा क्या है, फ्रॉग हॉपर क्या है और पॉन्ड स्कैटर क्या है। तो ये इंसेक्ट्स है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें बर्ड्स अलग है, फिश अलग है, रेप्टाइल्स अलग है। ये इंसेक्ट्स में आता है सिकाड़ा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड। इंसेक्ट्स में आता है सिकाड़ा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्कैटर। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए है और स्टेटमेंट में ऑप्शंस उनके बेसिस पे है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन करता है पहले स्टेटमेंट को। ऑप्शन बी है वो स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी में एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है। पहला करेक्ट, दूसरा रॉन्ग। ऑप्शन डी में इसका इनवर्स है, पहला रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 में दिया है मेनी चेविंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये कॉमन सेंस आप देख सकते हैं कि मतलब इससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेनी चेविंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। ओके, तो इसमें कीवर्ड है चेविंग गम्स। तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि चेविंग गम्स हम जो खाते हैं तो वो जो है एनवायरनमेंट के लिए वो पोल्यूशन उसमें होता है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और इसमें गम में प्लास्टिक होता है, वो पॉलीविनिल एसिडेट उसको हम कहते हैं और ये सिंथेटिक बेस का होता है। तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कंट्री और एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये एनवायरनमेंट लिंक क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से करंट से लिंक क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि कौन सी कंट्री है और वहाँ पे कौन सा एनिमल उसके नेचुरल हैबिटेट में होता है। और यहाँ पे 3 पेयर दिए हैं, तो उसमें कौन सी पेयर और कितनी पेयर करेक्ट है वो ऑप्शन में हमको टिक करना है। तो पहले तो देखेंगे ब्राज़ील दिया है, ब्राज़ील का इन्होंने दिया है इंद्री, इंडोनेशिया का इल्क, मैदागास्कर का बोनोबो, ठीक है। तो इसमें अभी पहली जो पेयर है वो गलत है क्योंकि मैदागास्कर का जो है वो एंट्री होता है, तो इंद्री का पेयर जो है वो 3rd नंबर पे दिया है मैदागास्कर। इंडोनेशिया का जो है वो इल्क नहीं होता, इल्क जो है नॉर्थ अमेरिका होता है और हाई माउंटेन्स में सेंट्रल अमेरिका में होता है। और बोनोबो जो है वो कॉन्गो बेसिन में पाया जाता है। अभी हमने देखा कि कॉन्गो बेसिन में जो क्लाइमेट होता है उसका हमने फीचर्स देखे। तो यहाँ पे जो कॉन्गो बेसिन का रीजन है वो किस बेसिस पे उसकी इन्फॉर्मेशन देती है वो क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी यहाँ पे वहाँ पे कौन सा एनिमल जो नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है वो दिया है बोनोबो, लेकिन उसका पेयर मैदागास्कर दिया है जो कि रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो ये तीनों पेयर गलत है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कि इंद्री जो है एनिमल वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN रेड लिस्ट में, और ये डायर्नल ट्री ड्वेलिंग लीमूर है, इसको बाबा कोटा भी कहते हैं। और जो इल्क है वो लिस्ट कंसर्न में आता है, इसको हरिन कहते हैं। और बोनोबो जो है वो एंडेंजर्ड स्पेसीज है, इसको पिग्नी चिंपांजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स है
ये स्पेसिस है। अभी ये एनिमल्स का क्वेश्चन, ये ऊपर हमने स्पेसिस का क्वेश्चन किया। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो अगले आने वाले एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमको ये इनका थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और पढ़नी है, तो हम उसको भी करेंगे। पहले हम आज क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. और थर्ड स्टेटमेंट जो है, द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डिफिकेशन। तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये कौन सी एजेंसी है? तो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें वर्ल्ड टॉयलेट समिट जो दिया है, और वर्ल्ड टॉयलेट डे और वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा दी हुई है, और अगर ये आता भी नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। और ऑप्शन और स्टेटमेंट 3 में दिया है कि इसमें जो ओपन डिफिकेशन होता है मेनली जो डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसको जो मेन फोकस जो है इस फंक्शन जो है उसको फंड करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको ऑप्शन ए जो है 2 ओनली वो सही होगा। और जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज नॉलेज एंड लेवरेज मीडिया एंड कॉर्पोरेट सपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टेटमेंट दिए हैं 1, 2, 3, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखना है। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। स्टेटमेंट 2 है, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर। और स्टेटमेंट 3 है, अनलाइक मेल लायंस, मेल लियोपोर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग एंड रोरिंग। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है जो लायन के बारे में दिया है, क्योंकि उनका कोई ऐसा सीज़न होता ही नहीं है, क्योंकि उनके जो फीमेल्स होते हैं, जो लाइनेस होती है, आर पॉलिस्ट्रिस। मतलब क्या कि उनका ऐसा कोई एक सीज़न नहीं होता जो ब्रीडिंग का होता है, वो 12 मंथ में कहीं कौन से भी सीज़न में वो हो सकता है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमको ये गलत लग सकता है लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बिग कैट्स में क्या क्या आता है, टाइगर्स, लियोपोर्ड्स, जैगुआर। तो टाइगर्स भी रोर करता है, लियोपोर्ड भी रोर करता है, जैगुआर भी रोर करता है, लेकिन चीता जो है वो रोर नहीं करता। तो स्टेटमेंट 3 है, अनलाइक मेल लायंस, मेल लियोपोर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मेकिंग। ये रॉन्ग है, क्योंकि मेल लियोपोर्ड्स है वो उनकी टेरिटरी सेंट मार्किंग से करती है और रोरिंग से भी करती है। तो सेंट मार्किंग आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो आप देखिए क्या है, वो उनका अलग मैकेनिज़्म है अपनी टेरिटरी जो है वो उनको प्रोक्लेम करने का, तो वो देख ला। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, तो देखिए यहाँ पे कैसे एलिमिनेट होता है ऑप्शन। स्टेटमेंट 3 जो रॉन्ग है उसमें ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी तीनों के तीनों एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, और ऑप्शन ए जो है 1 and 2 ओनली। तो ये सही होता है, उसका आंसर ऑप्शन 1 and 2 ओनली है। और जो
दे ग्रोल व्हेन देयर इज डेंजर एंड यूजुअली ओनली चिर्प पियर्स एंड मियाँ। तो चीता जो होता है उनको कभी डेंजर लगे तो वो ग्रोल करते हैं, जैसे कि चिर्प, पियर और मियाँ, ऐसे करके वो रोर करते हैं। तो अभी आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं और कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे। तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन किए हैं जो यूपीएससी प्रीलिम 2024 में पूछे थे। अभी हम आज का जो सेशन है हम इसको यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे और कल का सेशन जो है हम उसमें 26 क्वेश्चन से ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे और वो सेशन भी आपको देखना है अगर आप ये सेशन देखेंगे तो, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। इसमें से क्या होगा कि आपका एक पूरा यूपीएससी 2024 प्रीलिम का जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट ये है, ये पूरा सॉल्व करके हो जाएगा और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, उसका कीवर्ड क्या है, उसमें ऑप्शंस क्या है, एलिमिनेट कैसे करना है और उसमें क्वेश्चन को अगर स्टेटमेंट पता नहीं है तो उसको 50% पे चांसेस कैसे लेने हैं, नहीं लेने तो उसको स्किप करना है। और अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, इनमें से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स में जो पूछेगा वो, और अभी उन्होंने स्टैटिक भी इंक्लूड करना चालू किया है। यूपीएससी 2026 में उन्होंने एक म्यूज़िक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कर्नाटिक म्यूज़िक के ऊपर, और उसका जो है एक्सपोनेंट वो पूछा है या कुछ है वो देखेंगे हम आने वाले समय में। तो आज का जो सेशन है हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने क्या क्या किया एक बार हम देखते हैं। हमने आज 15 क्वेश्चन किए, उसमें हमने क्या क्या देखा। उसमें हमने जो स्पेसीज़ है, जो एनिमल है, उसमें कौन से हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन देखी, वो सब क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करने हैं। आपको ये वीडियो पहले आराम से देखना है और बाद में आपका होने के बाद आपको इसको 1.5x पे या 2x पे इसको चला के आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यही सॉल्व करोगे, यही क्वेश्चन पेपर आप कहीं और करोगे तो आपका वहाँ पे भी चाहे टाइम जाएगा और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या है, वो भी क्लियर हो जाएगा। और ऐसे नहीं है कि बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये वीडियो और ये सेशन और ये टेक्निक आपको अच्छी लगी तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम आने वाले कल के सेशन में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो टुडे वी विल कंक्लूड हियर, वी विल स्टार्ट टुमारो। थैंक यू।